गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में फर्स्ट पेपर में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, अर्थशास्त्र, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें, इस विषय की जो शुरुआत मानी जाती है वह मानी जाती है एडम स्मिथ से। इनकी पुस्तक जो कि 1776 में पब्लिश हुई, पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी बुक का नाम है। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं। ठीक है, कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि इससे पहले अर्थशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट नहीं था। इसे राजनीति शास्त्र तथा नीति शास्त्र का एक अंग माना जाता था। और आप कह सकते हैं कि पहले यह इकोनॉमिक्स को राज्य अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था, इस रूप में पढ़ा जाता था। सर्वप्रथम वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा देने का प्रयत्न किया था। इनके अनुसार आवश्यकताओं की मितव्ययता और दूरदर्शिता के साथ पुष्टि करने की कला गृहस्थी प्रबंध कहलाती है। आवश्यकताओं की मितव्ययता और दूरदर्शिता के साथ पुष्टि करने की कला गृहस्थी प्रबंध कहलाती है। वाणिज्यवादियों के पश्चात एडम स्मिथ तथा उनके अनुयायी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने आर्थिक क्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया तथा अर्थशास्त्र को ज्ञान के एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित किया। एडम स्मिथ के बाद 19वीं शताब्दी में मार्शल, पेगो आदि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने तथा 20वीं शताब्दी में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रकार अगर आप एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका जो विकास हुआ है, आप शुरुआत में इसको राजनीति और नीति शास्त्र के साथ में पढ़ा जाता था। धीरे धीरे ये है शाखा, यह एक अलग विषय के रूप में अपना अस्तित्व में आया। और जैसे इसका विकास वाणिज्यवादियों से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास में गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से आप कह सकते हैं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसके विकास में योगदान दिया और आगे जाकर 20वीं शताब्दी में विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें रॉबिन्स, सैमुएल्सन आदि आते हैं, उन्होंने अपने इसके विकास में योगदान दिया। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जैसे कि आप कह सकते हैं कि यह भारत में, या आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय जो आर्थिक विचारक थे अर्थशास्त्र को एक अलग विषय नहीं मानते थे, ये इसे राजनीति का ही एक अंग मानते थे। तो उसको राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में इसका अध्ययन करते थे। लेकिन एक सब्जेक्ट की या विषय की एक अलग शाखा के रूप में इसका जो अस्तित्व रहा वह है वेस्टर्न थिंकर्स की देन रही है। इन्होंने इसके अलग अस्तित्व में अपना योगदान दिया। तो अर्थशास्त्र की जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो उसमें दो दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है, पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण। क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इन्होंने ऐसे अलग सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन नहीं किया है। ये है उसे राज्य का ही एक अंग मानते हुए उसका अध्ययन करते थे। तो यहाँ जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, या हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को ही रीड आउट करेंगे। पाश्चात्य दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी गई है उसके अलग अलग आयाम हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट इसको धन प्रधान परिभाषा मानते थे, कुछ कल्याण आधारित परिभाषा के रूप में इसको अर्थशास्त्र को डिफाइन करते थे, कुछ ने इसको दुर्लभता संबंधी परिभाषा के रूप में डिफाइन किया है, और कुछ इकोनॉमिस्ट इसको विकास केंद्रित परिभाषा के रूप में भी डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम धन प्रधान परिभाषा का अध्ययन करते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा दी गई है, धन प्रधान के रूप में इसकी जो परिभाषा दी है उसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये एडम स्मिथ, वॉकर, जेबी से, मिल, सीनियर और एडम स्मिथ, ये सारे क्या हैं, इन्होंने ये परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है वह डेफिनेशन कैसे दी है, इन्होंने धन को प्रधानता दी है इस परिभाषा के अंतर्गत।
आप एडम स्मिथ की परिभाषा देखिए। एडम स्मिथ कहते हैं इन्होंने अर्थशास्त्र को राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों, यानी धन के स्वरूप तथा धन के कारणों की खोज से संबंधित शास्त्र माना है। इसी प्रकार सेठ के अनुसार, जीवी सेठ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इसके अलावा वॉकर के अनुसार अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इन परिभाषाओं में आप एक मुख्य चीज़ देखिए, इन्होंने अर्थशास्त्र की जो अध्ययन की विषय वस्तु बताई है वह विषय वस्तु धन है, तथा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य भी क्या बताया है, धन उपार्जन करना बताया है। यानी मेनली ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्र को धन से ही संबंधित मानते थे और धन का प्रबंधन करना ही यह अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य मानते थे, और मानव क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य भी धन उपार्जन को ही मानते थे। लेकिन अब अगर इस परिभाषा के बाद में अगर हम इस परिभाषा की कमियों की ओर ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन्होंने जो धन का अर्थ लिया है वह धन इन्होंने संकुचित अर्थ में इसका उपयोग किया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये धन को भौतिक वस्तु के रूप में ही मानते थे और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को ही धन से संबंधित, उनको ही धन से जोड़ा जाता था। इसके अलावा इन्होंने धन को बहुत अधिक महत्व दे दिया। क्या धन कमाना ही आर्थिक क्रियाओं का, या आप कीजिए कि मनुष्य की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए? क्या मनुष्य के स्वास्थ्य, उसकी मानसिक शांति, उसका आर्थिक कल्याण, ये कोई मायने नहीं रखता धन के संदर्भ में? क्या धन ही महत्वपूर्ण रखना अपने मायने रखता है? तो इन सभी कारणों से इस परिभाषा में ये कमियां निकलने लग गई। आगे इसमें देखिए, कर्मियों में मानव कल्याण की भी इसमें उपेक्षा की गई है। अगर कोई धन इस तरीके से कमाया गया जिससे कि मानव का कल्याण नहीं हो पा रहा है, मानव की शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो क्या वह धन भी, उस धन को फिर भी अर्थशास्त्र में मुख्य दर्जा दिया जाना चाहिए, मुख्य आयाम होना चाहिए क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आर्थिक मनुष्य की गलत कल्पना, अगर हम बात करें, मनुष्य सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, यानी उसका एक मुख्य उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता है। मनुष्य सोशल भी होता है, सामाजिक प्राणी भी है, जिसको समूह में रहना पसंद है और सुख दुख में अपने साथी लोगों के साथ काम करना पसंद है, उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद है। तो यहाँ पर जिस मनुष्य की कल्पना की है, यहाँ एडम स्मिथ के द्वारा जो कल्पना की गई है कि मनुष्य है जो वह आर्थिक मनुष्य है और धन उपार्जन ही उसका अंतिम उद्देश्य है, ये डेफिनेशन एक पक्षीय ही कही जा सकती है। यह आप सभी आयामों को कवर नहीं करती हैं, क्योंकि मनुष्य के अगर जीवन की अगर बात करें तो अगर जीवन का ये भाग, उसमें से सिर्फ इतना ही भाग आप मान सकते हैं कि उसका धन से संबंधित होगा। इसमें और भी भाग आएंगे, सामाजिक है, आप इसके अलावा आध्यात्मिक पुरुष भी है, तो ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कमियां रही हैं धन प्रधान परिभाषा की। और आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में एक चीज़ और आप देखिए कि जब भी किसी परिभाषा, जब भी कोई इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है, तो आप ये देखिए कि चूँकि प्रगति अपने आप में एक ऐसा प्रगति अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसमें हम पुरानी चीज़ों में जो कमियां रह जाती हैं या वर्तमान चीज़ों में जो कमियां रहती है उसमें आगे सुधार करने का एक हमें रास्ता मिल पाता है इसमें। तो धन प्रधान परिभाषा की भी अपनी कमियां रही हैं और इन कमियों को ध्यान में रखते हुए आगे भी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है कि क्या इकोनॉमिक्स धन प्रधान तक ही सीमित रहेगा, ये सोचते हुए आगे भी इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप किया है। और नेक्स्ट जो परिभाषा दी है वह परिभाषा कल्याण आधारित परिभाषा कहलाती है। इस कल्याण आधारित परिभाषा जो दी गई है वह इसके इकोनॉमिस्ट जो दिए हैं वह हैं मार्शल, केनन, पेगू और वेवरिक। इसके इन्होंने कल्याण आधारित परिभाषा पर जोर दिया है इकोनॉमिक्स की, और इन्होंने कहा है कि धन की अपेक्षा मानव कल्याण पर इन्होंने अधिक बल दिया है और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी इन्होंने मानव कल्याण को माना है और मानव कल्याण में वृद्धि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना है। इसमें इन्होंने धन को साधन माना है और मनुष्य को साध्य माना है। ठीक है, यानी मनुष्य के हित तो अंतिम उद्देश्य है और धन उन उद्देश्यों को प्राप्ति का एक साधन है। तो ये कल्याण आधारित परिभाषा है जो धन आधारित परिभाषा के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध करती है। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट देखें
जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का और डेवलपमेंट हुआ तो इसकी एक और परिभाषा आई, वह परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जो कि रॉबिन्स ने दी है। इनकी पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनमें इन्होंने ना तो धन पे जोर दिया है, ना ही इन्होंने मानव कल्याण पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न ही अर्थशास्त्र में का प्रयत्न ही अर्थशास्त्र है। ठीक है, यानी साधन कैसे हैं? साधन तो हैं सीमित, ठीक है, साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं कैसी हैं? आवश्यकताएं हैं असीमित। तो इन दोनों के बीच में जो चुनाव की समस्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं सामंजस्य जो स्थापित किया जाएगा, उसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है और वही अर्थशास्त्र है। रॉबिन्स की परिभाषा देखिए आप, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो परिभाषा में देखिए इन्होंने बहुत सारी बातों को इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है, जैसे कि अनंत आवश्यकताएं। चूँकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, हम व्यक्ति आवश्यकताएं अनंत होने के साथ में आप इसके अलावा इन्होंने ये भी माना है कि आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं भी अलग अलग होती हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सबसे मेजर प्रायोरिटी है किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की। इसके अलावा फिर वह लग्जरी आइटम पर जाता है। सबसे पहले जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक व्यक्ति अपना उद्देश्य मानता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में वह आरामदायक आवश्यकताओं की तरफ जाता है। आरामदायक आवश्यकताओं के बाद में वह आप कह सकते हैं विलासितापूर्ण वस्तुओं की तरफ दौड़ता है। तो आवश्यकताएं क्या है? न केवल अनंत है, यानी आवश्यकताओं की क्या विशेषता आ गई? पहली अनंत है, साथ में दूसरी क्या है? इसकी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकताएं भी कैसी हैं? अलग अलग है, प्राथमिकताएं भी अलग है। ठीक है, फिर है तीसरा पॉइंट, अगर इनकी डेफिनेशन को देखा जाता है तो इसमें तीसरा पॉइंट है सीमित एवं विभिन्न उपयोग वाले साधन। ठीक है, साधन कैसे हैं? साधन आपके पास में, चूंकि आपकी आवश्यकता है तो अनंत है, लेकिन साधन आपके पास में सीमित है। अच्छा, साधन सीमित है, इसके अलावा साधन की एक विशेषता और क्या है? साधन की एक विशेषता ये है कि आपके जो साधन है ये विभिन्न उपयोगों में मल्टी यूज है इनका। ठीक है, एक ही साधन आप बहुत सारे कामों में यूज ले सकते हैं। जैसे भूमि है, भूमि का आप बहुत सारे कामों में उपयोग ले सकते हैं, खेती में ले सकते हैं, फैक्ट्री निर्माण में ले सकते हैं। इसके अलावा आप और बहुत सारे उपयोगों में भूमि को काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से पूंजी है, पूंजी का उपयोग आप बहुत सारे कामों में ले सकते हैं, कृषि में, उद्योगों में, सेवा क्षेत्र में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में। तो ये बहुत सारे उपयोग हो जाते हैं साधनों का। तो साधन सीमित है ही, साथ में साधन के विभिन्न उपयोग भी हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने परिभाषा, इनकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा की नेक्स्ट विशेषता है अधिकतम संतुष्टि। ठीक है, अब मेन समस्या क्या आती है कि साधन है सीमित, ठीक है, साधन तो सीमित है, साथ में आवश्यकताएं असीमित है, और हमें हमारी प्रॉब्लम क्या है कि या आप कह सकते हैं कि मानव की मूलभूत जो आवश्यकता है वह क्या है कि वह आवश्यकताओं का अधिक से अधिक पूर्ति कर सके। क्योंकि साधन तो सीमित है, आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति कर सके, यानी व्यक्ति क्या चाहता है? अधिकतम संतुष्टि चाहता है। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि चाहता है। कैसे चाहेगा अधिकतम संतुष्टि? उसको वह मिलेगा तभी जब वह अपने साधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर पाएगा। सबसे अच्छा उपयोग का मतलब क्या है कि वह अपने साधनों को सबसे अच्छे से अच्छा उपयोग किया कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में इनकम है और आपकी ज़रूरतें हैं, आपको रोटी के ऊपर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, कपड़ा, मकान, इसके अलावा भी आपके जूते, आप जो भी कुछ है आपकी आवश्यकताएं हैं। अब आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपको जो साधन है या आपकी जो इनकम है, इनकम का सोर्स बहुत कम है, या आप कह सकते हैं इनकम आपकी सीमित है। अब आप क्या चाहेंगे कि मैं इस इनकम से ज़्यादा अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करूं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करने के लिए आप उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करेंगे जिनकी प्राथमिकताएं सबसे पहले हैं।
या जिनकी आवश्यकताएं आपको सबसे ज़्यादा हो रही हैं, उन वस्तुओं के उपभोग में आप अपने इनकम को खर्च करेंगे। तो ऐसे में आप अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो इसकी विशेषता है वह है चुनाव की समस्या। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर साधन आपके पास में असीमित होते हैं, जैसा कि आवश्यकताएं आपकी असीमित है और साधन भी असीमित होते, तो कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साधन जो हैं आपके, वह साधन क्या है, सीमित है। साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। ऐसे स्थिति में आपके समस्या क्या आती है, मानव के लिए मुख्य समस्या क्या आती है कि वह किस तरीके से चुनाव करे। चुनाव में कि कहने का मतलब कि उसको कौन कौन सी आवश्यकताएं पहले पूरी करनी है, कौन सी आवश्यकताओं को उसको पोस्टपोन करना है, कौन सी आवश्यकताएं बाद में पूरी की जा सकती है, किन वस्तुओं का उपभोग पहले किया जाए, किन की खरीदारी पहले की जाए, किन वस्तुओं का उपभोग बाद में किया जा सकता है। तो चुनाव की समस्या मुख्य समस्या है जो हर एक मनुष्य को अपने लाइफ में देखनी पड़ती हैं जब साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। नेक्स्ट है मानव विज्ञान। चूँकि इन्होंने इसे एक मानव विज्ञान माना है अर्थशास्त्र को। मानव विज्ञान कैसे है, क्योंकि ये है मनुष्य की ही समस्या है कि साधन सीमित है और आपके है आवश्यकताएं सीमित है। तो ये मानव समस्या ही है, इसलिए इसका हल जिस तरीके से किया जाता है उसको हम मानव विज्ञान कहते हैं। तो ये इन्होंने माना है इन्होंने किस में माना गया है, ये माना गया है दुर्लभता संबंधी परिभाषा में। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा इन्होंने दी है इस रेफरेंस में, उसकी ये मुख्य विशेषताएं मानी गई है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषा जैसा कि रॉबिन्स के द्वारा दी गई। रॉबिन्स विकास केंद्रित परिभाषा नहीं, आप ये देखिए दुर्लभता संबंधी परिभाषा है वह रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। और रॉबिन्स ने जो अपनी परिभाषा दी है, इस परिभाषा में क्या माना है इन्होंने कहा है कि दिए हुए साधनों का दी हुई आवश्यकताओं के साथ समायोजन करके चुनाव करने की क्रिया इन्होंने मानी है अर्थशास्त्र को। इस प्रकार रॉबिन्स क्या है, ये एक स्टैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, स्थैतिक दृष्टिकोण को फॉलो कर रहे हैं। समस्या यही तो नहीं है कि आपके साधन दिए हुए हैं, इन दिए हुए साधनों से आपको दी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, यही तो नहीं है मुख्य समस्या। मानव समस्या तो इससे अधिक है। अधिक कैसे है कि चूंकि साधन सीमित है, ठीक है, ये तो हम मानते हैं, आवश्यकता असीमित है, हमें इनमें चुनाव करना है, ठीक है। लेकिन आर्थिक साधनों की सीमितता होने पर मुख्य समस्या केवल दिए हुए साधनों की दी हुई आवश्यकताओं के साथ समायोजन करना ही नहीं, वरन भविष्य के लिए साधनों का विकास भी करना होता है ताकि परिवर्तित एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसा कि एक उदाहरण आप देखिए कि वर्तमान में आप नदियों में जो पानी है, इन पानी से आप अपने पेयजल की व्यवस्था करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और भी उद्योगों में पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ समस्या ये तो नहीं है कि नदियों में जो पानी है उससे आप अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करें। समस्या ये भी है कि किस तरीके से इनके इस पानी को सेव किया जा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसका लाभ उठा सके। यानी कि बढ़ती हुई आवश्यकताएं तथा परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी जरूरी है और भविष्य के लिए साधनों का विकास करना भी जरूरी है। अतः समस्या केवल दिए हुए साधनों के वितरण की ना होकर साधनों के विकास एवं वृद्धि की भी है। इस दृष्टिकोण से संबंधित अर्थशास्त्री हैं आपके सैमुएल्सन, हिट्स, बोल्डिंग, रिचर्ड जी लिप्स। ये आपके अर्थशास्त्री हैं। विकास केंद्रित परिभाषा दी है, ये मानते हैं कि सिर्फ साधनों का समायोजन आवश्यकताओं में करना ही काफ़ी नहीं है, वरन साधनों का विकास करना भी जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसा कि एक और उदाहरण देखिए, पेट्रोल है, पेट्रोल सीमित साधन है वर्तमान में। अगर वर्तमान में इसका आप यातायात में इसका उपयोग लेते हैं, अलग अलग व्हीकल्स में इसको आप उपयोग में लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में
सिर्फ हम वर्तमान में ये नहीं देखेंगे कि साधन का आवश्यकताओं के साथ आवश्यकताओं के साथ मैचिंग का काम ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए, एज ए इकोनॉमिस्ट आपका ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरीके से इस साधन का विकास किया जा सके ताकि फ्यूचर में बढ़ती हुई आवश्यकताओं में इसका उपयोग किया जा सके। तो साधनों के विकास की भी ये मुख्य समस्या है जो कि विकास केंद्रित परिभाषा में बताया गया है। अगर आज हम देखें आधुनिक अर्थशास्त्रियों की जो दृष्टि है वह है अर्थशास्त्र के विकासवादी एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण की तरफ है। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई राज्य की कोई पॉलिसी डिसीजन होता है तो उसमें आप देखिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट की मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से वेलफेयर हो सके लोगों का। ठीक है, वेलफेयर के साथ में वो क्या देखते हैं, विकास का कार्य, डेवलपमेंट भी देखते हैं साथ में कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा जो हमने अभी रीड आउट की है विकासवादी विकास केंद्रित परिभाषा, ये वास्तविकता के अधिक निकट है तथा दुर्लभ साधनों के आवंटन को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। अतः अर्थशास्त्र के विकास को देखते हुए विकास केंद्रित परिभाषाएं आर्थिक समस्याओं को सही रूप में प्रस्तुत करती हैं। अब हम कह सकते हैं कि विकास केंद्रित परिभाषा काफ़ी कुछ मायने में आज के समय में अर्थशास्त्र में जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ सामंजस्य रख रही हैं और अर्थशास्त्र को एक जीवंत विषय बना रही हैं जिसका संबंध सिर्फ दिए हुए साधनों का दी हुई आवश्यकताओं के साथ चुनाव करना ही नहीं होता है, अपितु दिए हुए साधनों का विकास करना भी होता है ताकि बढ़ती हुई और परिवर्तित आवश्यकताओं के साथ भी सामंजस्य बनाए रखा जा सके। आज का आपका जो चैप्टर है इतना ही है। धन्यवाद।